नमस्कार। भारत का दोस्त ईरान जो कि भारत के खिलाफ बोलने लगा, अभी हाल में वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने वर्ड्स बोले, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स ट्विटर पे लिखा। उन्होंने लिखा कि इस्लाम के दुश्मन चारों ओर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामिक उम्मा की आइडेंटिटी जो है उसमें क्राइसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम लिखा जो जहां जहां ये क्राइसिस हो रही है, नाम लिखा म्यांमार, गाजा, इंडिया एंड अदर प्लेसेस। इंडिया का नाम लिख लिया, इसलिए प्रॉब्लम आनी थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका शार्पली रिएक्ट किया कि पहले अपने कंट्री में देखो क्या हो रहा है, तब हम बात करेंगे। लेकिन मैटर सीरियस हो गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो रिएक्ट करेगी क्या? इस इंडिया चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। इंडिया जब कोई ईरान के साथ नहीं खड़ा था तो इंडिया खड़ा था। क्या हो रहा है? ईरान हमारे खिलाफ क्या चाइना के इन्फ्लुएंस में बोल रहा है? और अगर बोल भी रहा है तो क्या सूरत हाल पे? इस पे बात करने के लिए नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ हैं। नाजिया जी सोशल वर्कर हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत नाजिया जी आपका। अभी हाल में नाजिया नाजिया जी जो हैं इस्लाम को प्योरीफाई करने के लिए उसकी कमियां दिखाती रहती हैं, और इसी वजह से अभी हाल में इनकी लिंचिंग की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी ये कोशिश कर रही हैं, इसके बाद भी ये लगी हैं अपने रीजन। दर्द है कहीं ना कहीं अंदर कि जैसे मैं एक लॉयर बनी हूं, जैसे मैं अपने लोगों के लड़ रही हूं, तो बाकी बेटियां क्यों नहीं कर रही इसी रिलीजन की? ये दर्द दूसरों के अंदर ज्यादा दर्द पैदा कर रहा है। मैडम स्वागत आपका। ये बताइए कि पहली चीज तो कि ये जो इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज और मुस्लिम्स की कहानी और ईरान ईरान को क्या प्रॉब्लम होने लगी हमसे? क्या पता कि अमेरिका ने बोला होगा या कुछ दिया होगा। क्या पता कि चाइना ने कुछ दिया होगा और बोला होगा कि बोलो। और ईरान के प्रॉब्लम्स को और इस्लामिक सेंटिमेंट्स को कौन नहीं जानता है। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी कुछ दिनों की बात है कि ईरान की सरकार ने मुस्लिम बच्चियों की शादी का जो एज है वो 9 साल कर दिया था। 9 साल की बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए, ये सरकार ने कहा था। और ईरान में पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरा का पूरा ईरान रोड पर था कि तुम ये कैसे कर सकते हो, बच्चियां 9 साल में शादी कर दी जाएंगी, ये कैसे पॉसिबिलिटीज है। ईरान में क्या हमें याद नहीं है हिजाब को लेकर के क्या कुछ नहीं हुआ? क्या मिसाल आज भी हमें याद नहीं है? बिल्कुल याद है। कौन भूल सकती है? और खास करके महिलाएं तो बिल्कुल नहीं भूल सकती हैं, और जो बहुत ही एडुकेट पुरुष होते हैं वो भी नहीं भूल सकते हैं। क्या हिजाब के चक्कर में शिक्षित बच्चियों को की ब्लास्फेमी के नाम पर और इस्लाम के नाम पर और लिंचिंग कर करके उनकी हत्या नहीं की गई है? बिल्कुल की गई है ईरान में। क्या ईरान में एक वक्त नहीं आया कि मुसलमान मस्जिदों में नमाज तक नहीं पढ़ने के लिए जाते थे? मस्जिदें खाली हो जा रही थी, लोग उत्तेजित हो रहे थे, लोग आक्रोश में आ चुके थे ईरान से कि भाई तुम इतना ज्यादा हमें ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो। और ईरान की मस्जिदें खाली होती चली जा रही थी। कुछ ऐसे तथ्य को सामने रखूंगी मैं आपके, जो और ऐसे रेफरेंसेस दूंगी जिससे मुस्लिम मेरी बात को समझेंगे। हमारे देश में मुसलमान या तो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करते हैं, या तो अल जजीरा को फॉलो करते हैं, या तो आरफा खानम शिरवानी को फॉलो करते हैं, या ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं, या मोहम्मद जुबैर को फॉलो करते हैं, या अजित अंजुम को फॉलो करते हैं मुसलमान। अच्छा, जो कोई भी भारत के प्रति अच्छा बोलेगा वो मुसलमानों की नजर में बुरा हो जाता है। जो कोई भी संवैधानिक बात को रखेगा वो मुसलमानों की नजर में बुरा हो जाता है। जो भी भारत या भारत से बाहर सनातन धर्म को अच्छा बोलेगा उसकी लिंचिंग का इंतजाम हमारे भारत में भी हो जाता है, और मैं विक्टिमाइज्ड हो चुकी हूँ। अब बात आती है कि क्या ईरान में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज और अल जजीरा ने जाकर के निकाह मसियार और निकाह मुत्ता की कई विक्टिमाइज्ड महिलाओं पर डॉक्यूमेंट्री मूवी नहीं बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी। अभी भी अगर ढूंढा जाए गूगल में, यूट्यूब पर आप जाकर के आप सर्च करें कि ईरान ब्लास्फेमी डॉक्यूमेंट्री मूवी, ईरान हिजाब कंट्रोवर्सी, ईरान मस्जिद एम्प्टी, ईरान
निकाह मस्यार डॉक्यूमेंट्री, ईरान निकाह मुत्ता डॉक्यूमेंट्री, तो आपको मिल जाएगा। मैं तो मुंह खोल करके बता रही हूँ कि मिल जाएगा, कंटिन्यूअसली मिल जाएगा आपको। ईरान में जितने भी इस्लाम के नाम पर जितने भी कुप्रथाएं होती हैं और जितना ज्यादा महिलाओं को अत्याचारित किया जाता है और जितना ज्यादा इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मुस्लिम पुरुषों को उनकी अश्लीलता करने का एक ठेका दे दिया गया है, एक अथॉरिटी दे दिया गया है, इसमें ये तो कोई ढका छुपा हुआ नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारी बातें सबको पता है। और अभी हालिया की बात है कि ईरान की सरकार ने कहा कि बच्चियों की शादी 9 साल में हो जानी चाहिए, वही एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 9 साल 10 साल 11 साल में पीरियड्स हो ही रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत ने जिस हिसाब से उनको जवाब दिया है वो जवाब बिल्कुल सही था। और मैंने जो ट्वीट पढ़ा है डॉक्टर एस जयशंकर का, वो ट्वीट और भी ज्यादा सख्त होना चाहिए था, पर क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से बात करते हैं, बायस्ड तरीके से बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने एक शिक्षित होने का और एक बहुत बड़ी भारत की भूमिका एज एक्सटर्नल अफेयर ऑफ भारत, उन्होंने उसको दर्शाया है और अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि वो कंडेम करते हैं ईरान की ऐसी बातों को। और मुझे ऐसा लगता है ईरान को अपने गिरबान में खुद झांक करके देखना चाहिए कि व्हाट दे आर एक्चुअली। राइट। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने बोला कि लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड्स बिफोर मेकिंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह भी बोला मिसइन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल। ये ईरान में जो कुछ हुआ, हमने हिजाब देखा, ईरान में लड़कियों को मार दिया गया हिजाब ना पहनने पर, सारी चीजें एक तरफ, इसी ईरान को हमने सपोर्ट किया। इंडिया के मुस्लिम्स भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, इंडिया में तो कुछ ऐसा नहीं है। अरे आपके साथ तो लिंचिंग ही की कोशिश की गई, और अभी थोड़े दिन पहले तो आपको क्या धमकी दी जा रही थी कि मार देंगे ये वो। इंडिया के मुस्लिम कम थोड़ी हैं इनसे। नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं है। और अभी मैं रिबाहा के चैनल पर थी थोड़ी देर, शायद 1.5 घंटे पहले, तो उसने मुझे बताया कि और बल्कि उसने एडिट कर देगी तो अलग सी बात है, कि पाकिस्तान में सबसे पहले ये मुहिम चली थी मेरे लिए गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, और बजाफ्ते एक हैंडबिल बना करके सबके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, और सबने अपने अपने स्टेटस में और अपने अपने इंस्टाग्राम पे और अपने अपने सोशल हैंडल पर डाला था। और कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मुझे लोगों ने भेजा भी था कि पाकिस्तान में ये मुहिम चलाई जा रही है। तो जब पाकिस्तान में ये मुहिम चलाई जा रही थी तो पश्चिम बंगाल में उस मुहिम के हिस्सेदार कैसे नजर आ गए? तो इसका मतलब है कि जो लोग मेरी लिंचिंग करने के लिए अलीपुर कोर्ट में आए थे, जो लोग मेरी लिंचिंग करने के लिए न्यायपालिका के दहलीज पर आए थे, न्यायपालिका के भीतर एंटर किए थे, इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से है, क्योंकि मुहिम चली तो थी पाकिस्तान में, तो फिर वो पश्चिम बंगाल में कैसे आ गई? अब ये मुहिम पाकिस्तान से केरला गई थी, केरला के पुलिस कमिश्नर को मैंने लेटर भी लिखा था, मेल भी किया था, और मैंने कहा था कि एफआईआर करने से पहले कंटेंट जरूर सुनिएगा और कम से कम 200 बार सुनिएगा। 200 बार सुनने के बाद अगर आपको लगेगा कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के खिलाफ नाउजुबिल्लाह कोई बात कही है, देन गो अहेड, आप एफआईआर जरूर करें, क्योंकि मुझे भी समझ में आना चाहिए कि मैं अपने रसूल पाक के बारे में गलत कैसे बोल सकती हूँ, इसकी सजा मुझे खुद भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे कंटेंट में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र नहीं है, अगर मेरे कंटेंट में अल्लाह तबारक ताला का जिक्र नहीं है, या मैंने नाउजुबिल्लाह उनको डिफेम या मलाइन नहीं किया है, तो फैब्रिकेट एफआईआर काइंडली मत बनाइए। ये मैंने मेल किया था तेलंगाना पुलिस कमिश्नर को, केरला पुलिस कमिश्नर को, न्यू सिटी टाउन में, ये मैंने मेल किया था, और वहां पर कोई एफआईआर, हालांकि वहां पर प्रदर्शन सबसे ज्यादा हुआ और पीएफआई के नेतृत्व में हुआ है। मेरे पास वीडियो फुटेजेस है कि पीएफआई के नेतृत्व में हुआ है। पीएफआई कौन है? कांग्रेस की चल रहा हो, और स्टैंड हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका का स्टैंड वो आतंकी संगठन है,
और पीएफआई के नेतृत्व में सुन्नते जमात ने पूरा मेरा पोस्टर बना करके, मेरे पोस्टर पर चप्पल लगा करके, सुअर का मुंह लगा करके उन्होंने पूरे प्रदर्शन निकाले। मैंने जब मेरा ये मेल लेटर गया है केरला और तेलंगाना के कमिश्नर को, तो मेरे पास अब तक तो कोई नोटिस नहीं आई है, और अब अगर आएगी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि इस सारे मामले को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ, पूरे मामले को। अब आती है जितने भी मैंने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, अब आती है बात कि आपने अभी कहा कि जो ईरान में हमने दृश्य देखे हैं वो हम भारत में भी देखते हैं। तो भारत में जो मुसलमान रहे थे और जो इस्लाम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हैं, वो तो पाकिस्तान को ही फॉलो करते हैं, और तो किसी चीज को फॉलो नहीं करते, वो तो पाकिस्तान को ही फॉलो करते हैं। और जिस हिसाब से मुस्लिम समाज के ठेकेदार का एक डिक्टेटरशिप मुसलमानों पर चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो तो साफ समझ में आ रहा है। हमारे न्यायपालिका को अब बहुत सशक्त और एक्टिव होने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा प्रखर होकर के बताने की जरूरत है कि ये एक संवैधानिक देश है। जैसे मेरे केस में जब मुझे अरेस्ट कर करके अलीपुर कोर्ट लेकर के गया, हालांकि जिस थाना में मेरे खिलाफ में एफआईआर हुआ था, मुझे वो थाना भी लेकर नहीं गया पुलिस। उसने कहा, गाड़ी में बैठा करके, पुलिस की गाड़ी में बैठा करके उसने मुझसे कहा कि नहीं, गार्डन रिच थाना आपको लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग कुछ भी कर देंगे आपको। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा है। और वो मुझे वेस्टपोर्ट थाना, मतलब जो थाना में एफआईआर हुआ है उससे कहीं दूर दूसरे थाना में, वेस्टपोर्ट थाना में लेकर के गया है। और उसके बाद फिर 3 बजे, जो मुझे कोर्ट लेकर के 1 बजे जाना चाहिए था, क्योंकि अरेस्ट तो उसने मुझे 9 बजे कर लिया था, 9 साढ़े 9 के करीब, तो उसको मुझे 1 बजे कोर्ट लेकर जाना चाहिए था, वो मुझे 3 बजे कोर्ट लेकर के गया है। क्योंकि ये पुलिस ने समझदारी का काम किया ना, आपकी जान बचाने का काम किया, यहाँ मैं पुलिस को क्रेडिट दूंगा। नहीं, कैसे समझदारी का? यही बात तो मैं पिछले 15 दिन से पुलिस को कह रही थी कि तुम मुझे नोटिस भेज रहे हो, मुझे गार्डन रिच थाना मत बुलाओ, वहां पर थिक मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे डीसी पोर्ट ऑफिस बुला लो, तुम मेरे चैम्बर आ जाओ, तुम मुझे लाल बाजार पुलिस कमिश्नर ऑफिस बुला लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अगर गलत किया है तो गलत मेरे साथ होना है, और अगर मैंने गलत नहीं किया है तो कोई भी मेरे साथ जितना भी साजिश खेल लेगा, 2-4 दिन में हैरेस हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी जगह पर फिर बैठ जाऊंगी। तो मैंने तकरीबन 6-7 मेल किया था गार्डन रिच पुलिस स्टेशन को कि मैं उस थिक एरिया में नहीं जाऊंगी, तुम मुझे कहीं और बुला लो, पर उसने मुझे नहीं बुलाया कहीं और जब वो खुद मुझे अरेस्ट करता है तो फिर वो किसी दूसरे थाना लेकर के जाता है। अब आप सोचिए कितना गिरगिट वाला रंग है, तो इसमें कोई क्रेडिट नहीं है पुलिस का। उसके बाद जब मैं 3 बजे अलीपुर कोर्ट पहुंचती हूँ तो वहां पर लाखों की भीड़ होती है, छोटी छोटी कैंची के साथ भी। अब वो कैंची क्या हो रहा था, इसका मतलब है कि जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी होता है और कैंची से बाल काटे जाते हैं, जो मॉब लिंचिंग होती है कैंची से कपड़े काटे जाते हैं, इसलिए वो कैंची आई थी, या मेरे गले के रग पर उस छोटी कैंची को मारने की पूरी साजिश थी। अब इसके बाद भी इंतहा समझिए कि 2-3 घंटे में मेरा बेल बॉन्ड में साइन कर देती हूँ, उस 3 घंटे के बाद भी मुझे अलीपुर कोर्ट के लॉकअप रूम में ताला लगा करके 4 घंटे और रोका जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर मॉब था, मेरी जान चली जा सकती थी, इसलिए मुझे गाड़ी में बैठ करके निकलने ही नहीं दिया गया। जब लेट हुआ है, पूरा अंधेरा हो चुका है, 7 बज गया, 7:30 बज गया, 8 बज गया, तब मुझे फिर निकाला गया और कहा गया कि इमीडिएट आप जाइए और गाड़ी कहीं पर रोकिएगा नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। तो ये एक तो फंडिंग इन तमाम लोगों को पाकिस्तान से हुई है, क्योंकि ये मुहिम पाकिस्तान में छेड़ा गया था, और दूसरा ये हमारे जो कोर्ट ने जो जिम्मेदारी निभाई है वो सल्यूट है, वो सल्यूट है, जो कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है वो सल्यूट है। और उसी तरीके से हिजाब का मुहिम जो छेड़ी थी मुस्कान, पता चल गया कि अलकायदा के चीफ का उसके साथ साठगांठ था।
अलकायदा का चीफ उसको फंडिंग करता था, उसके समर्थन में आकर खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर आप देखिए कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी जो जितना कुछ हो रहा है, इसमें जाकिर नायक का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमारे भारत में इस तरीके के इस्लामिक क्रिमिनल एक्टिविटीज जितनी भी होती है, उसमें टेरर फंडिंग होती ही है। आप सोचो ना कि साधारण मुसलमान जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में एकदम साइड में रहते हैं, वो 250 से ज्यादा वकील मेरे अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं। कैसे? इसका मतलब है कि पाकिस्तान फंडिंग थी, और क्योंकि मुहिम छेड़ा ही गया था पाकिस्तान से मेरे खिलाफ, और वो मुहिम आकर के पश्चिम बंगाल में पूरा हुआ, वो कैसे हो सकता है? जो मुस्कान ने मुहिम छेड़ा था हिजाब का, वो अलकायदा पर आकर के पूरा पर्दाफाश हुआ। तो हमारे भारत में इस्लामिक क्रिमिनल जो एक्टिविटीज हो रही है, तालिबानी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हो रही है, वो डेफिनेटली वो टेररिज्म फंडिंग से ही हो रही है। अब बुरहान वानी को देखो, आखिर में अंत में कौन पीछे निकला था? अफजल गुरु को देखिए, अंत में कौन पीछे में निकला था? यासीन मलिक को देखिए, अंत में कौन पीछे से निकला था? लश्कर-ए-तैयबा निकला था। तो अभी हमारे भारत की सरकार को और हमारे न्यायपालिकाओं को बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में अलीपुर कोर्ट एक्टिव था, ठीक उसी तरीके से हर एक मैटर पर सारे दृश्यों को देखने के बाद ही फैसला लेना पड़ेगा। राइट। अच्छा, एक चीज और, हाँ, हाल में एक स्वामीनारायण मंदिर है अमेरिका में, उस पर न्यूयॉर्क में, उस पर भी हमला किया गया, मोदी जी के लिए लिखा गया बहुत कुछ। ये भी कहीं इंटरनेशनल साजिश है। ये अमेरिका वही है जो ये बोलता है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं, वहां पर खुद पर ये हो रहा है, उसके रिलीजियस फ्रीडम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इस पर आपको फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे। देखिए, हमारे यहाँ जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब भी वहां पर नारे लगे थे कि मोदी तेरी खबर खुदेगी। हमारे यहाँ शाहीन बाग में जब आंदोलन हो रहा था, तो भी एक नारा लगा था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे यहाँ अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो आतिशी जी बनी है, उनकी अम्मी जान कभी अफजल गुरु के लिए हिमायत किया करती थी सर्वोच्च न्यायपालिका तक अफजल गुरु के लिए वो हिमायत किया करती थी, पिटीशन पर पिटीशन फाइल किया करती थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोग यहाँ पर आतंकी हरकत करते हैं और बाहर से फंडिंग लेकर के टेरर ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेकर के करते हैं, वो हमारे ही सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जॉर्ज सोरोस, सैम पित्रोदा, तो जो सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर में लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष बन करके बैठे हुए हैं, उनका रिलेशन किसके साथ है? एक वो नेचर से बाबर के कब्रिस्तान जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, वो राम मंदिर नहीं जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा पर, वो जॉर्ज सोरोस से उनका साठगांठ लगा रहता है, चाइना के उन लोगों से उनकी अम्मा जान का साठगांठ रहता है, जो और वाइन खड़काती हैं सोनिया एंटोनियो, जो हमारे भारत देश का बुरा करना चाहता है। तो ऐसी चीजें जो हमारे देश के सिस्टम का हिस्सा बनी हुई हैं, उनका साठगांठ और उनका फंडिंग का आवाजाही जो है, वो भारत देश में भारत के खिलाफ आसानी से हो रहा है, इजी तरीके से हो रहा है। हम विदेश में मंदिरें टूट गई और मोदी जी को गालियां पड़ गई, हम इसके बारे में क्यों बात करें भैया? हमारे भारत में हर रोज मोदी जी को करोड़ों गालियां पड़ती हैं, और जो मुसलमान गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो मुसलमान भाईचारा की बात करते हैं, वही मोदी जी को गालियां भी परोसते हैं। अरे वोट नहीं देते हो, कम से कम किसी की माँ बहन को गालियां तो मत परोसो। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाइए, आपको दिख जाएगा कि कितनी गंदी गंदी गालियां मुझे पड़ती हैं। भाई, विचारधारा किसी की अलग हो सकती है, इट्स नॉट मीन कि आप किसी की माँ बहन का कपड़ा खोलोगे जुबान से। और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे या आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त, इस समय, इस लम्हा में जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके भी प्रधानमंत्री हैं। पर जो मुसलमान गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वही मुसलमान मना नहीं करते हैं उन मुसलमान युवाओं को जो मोदी जी को गालियां परोसते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, चेंज, एक एटीट्यूड में चेंज, लोगों में चेंज आना जरूरी है। लेकिन ऐसा दिखता है, आपके इस लिंचिंग एपिसोड से तो ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं सारे लोगों का
एक नेटवर्क जरूरी है, एक नेटवर्क जरूर है जहां से खबरें पास होती है, यहां से ऑर्डर पास ऑन हुआ और वहां काम हुआ, ऐसा भी होता है। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी फॉर ज्वाइनिंग। अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ हम टच में रहेंगे और आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मातरम, भारत माता की जय।